नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। इस ऐलान से कबल जो परवेज़ इलाही साहब हैं और इसहाक डार साहब ने अहम मुलाकातें भी की हैं। अगर खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने की कोई हतमी तारीख दे देते हैं और असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो ये वफाकी हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। और जो इसहाक डार साहब ने मुलाकातें की हैं उसके बाद वफाकी हुकूमत कितनी पुरुम्मीद है कि खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि बीच का कोई रास्ता निकल आएगा। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर शादिया हमारे साथ मौजूद हैं। शादिया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस वक्त आप देखें कि आज खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। बहुत सी मुलाकातें हुई, परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद आए, इसहाक डार साहब ने मुलाकातें की। तो उसके बाद अब आप क्या समझती हैं कि क्या खान साहब कोई हतमी तारीख देंगे असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक, या फिर आप समझती हैं कि आज एक बार फिर तारीख के बाद फिर तारीख दी जाएगी? बहुत शुक्रिया नादिर। मेरा ख्याल है कि आप भी इन तमाम चीज़ों को एक अरसे से कवर कर रहे हैं और आप समेत दीगर सहाफ़ी भी जानते हैं कि जिस साबिक वज़ीर आज़म का आप ज़िक्र कर रहे हैं, इमरान अहमद न्याज़ी साहब, वो बार-बार दावे करते हैं और दावों से फिर पीछे हट जाते हैं। कोई मौका इख्तियार करते हैं, फिर उस मौक़िफ़ में बिल्कुल ही उसकी ऑपोज़िट बात करते हैं, जिसे अब यू टर्न के उनको बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि वो इतने यू टर्न ले चुके हैं कि शायद उन्हें भी याद ना हो कि कितनी मर्तबा उन्होंने क्या बात की और उस बात से वो किस तरीके से फिर गए। एक बार फिर वो ये बात करें, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये मेरा सवाल है या मेरी सोच है कि जी वो किस हैसियत में पाकिस्तान की असेंबलियों को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, वो एक जमात के सरबराह होंगे, लेकिन इस वक़्त चूँकि वो आज तक उस गम और गुस्से से नहीं निकले कि उनको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की पोज़ीशन से की कुर्सी से आईनी तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया। होना तो ये चाहिए था कि इमरान न्याज़ी साहब इस बात को तस्लीम करते और आगे आने वाले जो वक़्त है उनकी तैयारी करते, अपने सियासी जो उनकी, अगर तो कोई उनका मैनिफेस्टो है, क्योंकि लगता नहीं है कि उनकी कोई आइडियोलॉजी या मैनिफेस्टो है। जो शख्स रोज़ बयान देकर फिर उसी बयान से फिर जाता है, उसकी तो ज़बान भी एक नहीं है, उसके पास तो पार्टी का मैनिफेस्टो भी नहीं लगता है और ना कोई आइडियोलॉजी है। अब आप नई जो आप बात कर रहे हैं कि वो ऐलान करने जा रहे हैं, देखिए, पहले भी इस हुकूमत में आपने सुना है कि हमारा यही रिएक्शन था कि इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, लेकिन पाकिस्तान को इस वक़्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस तरीके के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जो हैं, वो इन द लॉन्ग रन जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि जो स्टेबिलिटी एक क्राइटेरियन है ना, अगर वो नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज़ होती हैं, जिसमें मईशत सबसे बड़ी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तो इमरान अहमद न्याज़ी साहब समझते हैं कि उनकी ज़ात के आगे पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट कोई मायने नहीं रखती, तो फिर तो वो जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो उनको ज़ेब देता है। लेकिन अगर उनके पास कोई फीलिंग, कोई एहसास इस चीज़ का है, तो फिर उनको गुरेज़ करना चाहिए इस तरह के एडवेंचर्स से। वो रोज़ ये एडवेंचर करते ले, हैं। ले, पिछले 4 बरसों में लेकिन उन्होंने आपके लिए काम नहीं किया। जी जी, लेकिन जी, आपके लिए एक पिछले मुआशी 4 चैलेंज बरसों तो में ज़रूर होगा उनकी ना, शादिया शादिया कारकर्दगी। मरी साहबा। जी, आपके लिए मुआशी एक चैलेंज तो होगा ना कि 21 अरब वफाकी हुकूमत को जारी करने पड़ेंगे अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो फिर इलेक्शन करवाने के लिए तो मुआशी जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र आपको वफाकी हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज तो होगा ये। देखिए, ये चैलेंज पाकिस्तान के लिए होगा। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि अगर इमरान न्याज़ी साहब अपनी ज़ात से हटकर एक दफ़ा इस मुल्क का सोचें, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी उनकी, मतलब कोई, मैं खुद अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन वो इस मुल्क का सोच ही नहीं रहे। वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में आज तक फ्लड की सूरत हाल है, आज तक रिलीफ एफर्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग तो बात की बात है। वो ये नहीं देख रहे कि बिल्कुल। पाकिस्तान में आज भी जिन लोगों के घर मिसमार हुए हैं, जिन लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई है फ्लड्स के नतीजे में, वो आज नहीं सोच रहे, जिस वक्त फ्लड आए थे उन्होंने तब नहीं सोचा था।
4 वर्षों में उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही है। पाकिस्तान को वो तबाही की तरफ ले गए, डिफॉल्ट की तरफ ले गए और बड़ी मतलब ढिठाई से ले गए। आज उसका वो जवाब देते नहीं है, अपनी करप्शन की बात करते नहीं है। कभी किसी का दिफा, कभी किसी करप्ट शख्सियत का दिफा करते हैं। आज तो वो अपनी बात भी नहीं कर पा रहे। तोशा खाना के हवाले से जो उनको लेकर मुख्तलिफ चीजें सामने आई हैं, तो वो अपनी सफाई भी नहीं दे पा रहे। वो सिर्फ इस तरह के ऐलानात, सनसनी फैलाना सिर्फ ये कर रहे हैं। हुकूमत में थे तब भी ये करते थे, हुकूमत से बाहर है तो कुर्सी के उसूल के लिए आज भी ये कर रहे हैं। लेकिन आज हकीकत ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत जितने चैलेंजेस है पाकिस्तान को उनका सामना कर रही है, चाहे वो मौशी फ्रंट पे हो, चाहे वो आपके खारजी फ्रंट पे हो। आपने देखा है पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यूएन में मौजूद हैं। वहां पर वो जो बयान उन्होंने दिया है, एक इंडिया का जो वजीर है एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसके बयान के नतीजे में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने रखा है और पाकिस्तान के खिलाफ जो इस वक्त मोदी सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही है, उसके हवाले से उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है उस पर तिलमिला चुकी है मोदी सरकार। उनके इंतहा पसंद पाकिस्तान की वजीर खारजा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उसकी कॉल दे रहे हैं। इस वक्त तो हमें एक होकर बात करनी चाहिए। इस वक्त भी अगर इमरान न्याजी साहब चाह रहे हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, इस वक्त भी वो चाह रहे हैं अगर हम डिफ्लेक्ट हो जाएं और हिंदुस्तान की इंतहा पसंद जो पॉपुलेशन है उसको हम जवाब ना दें, तो फिर ये तो पाकिस्तान की कोई खदमत ना हुई। इस वक्त तो अपने सियासी और दीगर डिफरेंसेस को भुलाकर, उनसे ऊपर उठकर हर सियासी जमात के कारकुन और लीडर को पाकिस्तान के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर आज आपके वजीर खारजा ने वहां पाकिस्तान का केस रखा है जिस पर हिंदुस्तान जो है वो परेशान हो गया है, तो ये तो आपकी फतह है और इस फतह को आपको मिलकर जो है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और यकजहती का इजहार करना चाहिए आपको अपने वजीर के साथ, अपने उस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जिसने यूएन में जाकर और बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। तालिबान हो, दहशतगर्दी हो, दहशतगर्द हो या फिर हिंदुस्तान की इंतहा पसंद जमात हो, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत स्ट्रांगली अपना केस रखा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज भी इमरान अहमद न्याजी साहब इससे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं सबको। मैं तो कहूंगी कि आप आए। आज का मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा, बुरी नजर से पाकिस्तान को देखेगा, तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन शादिया मरीज साहबा, जो इसहाक डार साहब ने मुलाकातें की हैं सदर साहब से, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का तो मौक़िफ़ आया कि उनकी मर्ज़ी से हुई हैं, लेकिन बतौर इत्तेहादी जमात क्या पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है कि डार साहब ने जो सदर साहब से मुलाकातें की हैं वो किन शराइत पे की हैं और क्या पैकेज, अगर खान साहब के साथ कोई बातचीत हो रही है तो क्या शराइत होंगी? देखिए, बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो मेरे पास तो नहीं है, जो भी नेगोशिएशन या जो भी डायलॉग है उसकी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ शुरू से है कि हम अपने दरवाजे कभी नहीं बंद करते। हम गुफ्तगू शनीद जारी रखते हैं, हम बात करने में बिलीव करते हैं। हम तो बात करने को जो है वो मसले का हल समझते हैं। तो हम तो कभी भी ऐसी जमात नहीं है जो अनरीजनेबली बिहेव करेंगे, बल्कि ये तो इमरान न्याजी साहब का रवैया है कि मैं फलाने से नहीं बात करूंगा, वो डाकू है, वो चोर है, वो फलाना है। किसी को चपड़ासी नहीं रखना था तो आज उसको अपना मुशीर रख दिया है। कोई किसी को डाकू कहते थे तो आज उनके साथ बैठकर और पंजाब की हुकूमत के मजे लूट रहे हैं। तो ये तो उनका शेवा है, हमारा तो ये शेवा नहीं है। बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम लोग बिलीव करते हैं डायलॉग में, और हमें जो एक प्रिंसिपल बात अब मुझसे उसूली पूछे तो डायलॉग तो होना चाहिए। अब इसके खदोखाल क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, वो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने की पोजीशन में नहीं। वो ठीक है शाजिया साहबा, अभी आप देखें तो जरदारी साहब इस्लामाबाद में हैं काफ़ी वक्त से और उन्होंने चौधरी शुजा साहब से मुलाकातें भी की हैं। तो आपकी ये इल्म में है कि क्या परवेज़ इलाही साहब से भी जरदारी साहब का कोई रब्ता हुआ है या उन्होंने कोई पैगाम भेजा हो? देखिए, राब्ते आपको पता है जरदारी साहब जो हैं वो बिलखुसूस लोगों से बात करने में, डायलॉग करने में बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि हम अगर मिलकर बैठकर पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ही इसके अच्छे नताइज निकल सकते हैं। उन्होंने कभी मैं की सियासत नहीं की है। ये मैं की जो सियासत है ना, इससे हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं, मुझे, मेरा, इससे अब बाहर निकलना है। हमें
हम करके बात करनी है। और जरदारी साहब का ये मौक़िफ़, ये तरीक़ेकार शुरू से है। और अगर मैं हैरान नहीं होंगी अगर उनकी किसी के साथ बात हो रही होगी या कोई उनके पास आए होंगे या किसी ने उनसे उम्मीद रखी होगी कि वो ही मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि कई मौक़ों पर सियासी पेचीदगियों में और सियासी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर ज़रदारी साहब ने ही हल निकाला है मसले का। तो आज भी अगर ज़रदारी साहब इसमें कोई रोल अदा करेंगे तो ये कोई सरप्राइज़िंग बात नहीं होगी। नहीं होगी। लेकिन शाज़िया साहिबा आप देखें तो आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब ज़रदारी हाउस आए थे, फूल लेकर आए थे, मिठाई लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीडीएम को एक तरह सरप्राइज़ दिया था। तो बतौर सीनियर सियासतदान आप समझती हैं कि इस वक्त उनके बयानात तो आ रहे हैं, उनके वीडियो बयानात भी आ रहे हैं कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये ज़रूर है कि वो सेम पेज पर नहीं हैं और हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जैसे पीडीएम को उन्होंने सरप्राइज़ दिया, वो खान साहब को भी सरप्राइज़ दें? सूरत-ए-हाल इस तरफ जा सकती है? देखिए, अगर कोई कहीं फूल लेकर आए या अपनी ज़बान देकर जाए और उससे फिर जाए तो वो इंसान का अपना ज़र्फ़ होता है। मैं किसी के ज़र्फ़ के ऊपर तो इस वक़्त कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन हमने सीखा है अपनी ज़िंदगी में इनको जो है वो अपने ज़र्फ़ से, अपने अख़लाक़ से, अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। तो अब आगे की सिचुएशन को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझती हूँ इस मुल्क की बेहतरी और इस मुल्क की जो फलाह है, जो मज़बूती है, वो इस्तेहकाम में है। और इस मुल्क में वही शख्स और वही लोग इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे जो इस मुल्क से सिंसियर होंगे। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, हमारी जमातें हैं। तो इस मुल्क से ऊपर तो ना कोई जमात है, ना कोई शख्सियत है। और सबसे पहले हमें इस मुल्क का सोचना है, जिस तरीके से ज़रदारी साहब ने शहीद मोहतरमा की शहादत के बाद पाकिस्तान न खप्पे के नारे का जवाब पाकिस्तान खप्पे से दिया। तो यही स्पिरिट होना चाहिए हर पॉलिटिकल रियलिटी का, कि हमें पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, पाकिस्तान में तरक्की है, तो ये तरक्की हमारी तरक्की है, हमारी जमातों की तरक्की है। कोई अगर ये सोचता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाकर वो अपना सिक्का चमकाएगा या वो अपने सर पे ताज पहनेगा, तो ये उसकी भूल है। चलिए चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया शादिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफ़ा शादिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो एक तनाव है उसमें अगर सियासी तौर पर डायलॉग होते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं और डायलॉग होने चाहिए। इस वक्त फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खेल दास कोहिस्तानी साहब और इसके साथ साथ कंवर दिलशाह साहब जो इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब से शुरू करते हैं। नकवी साहब, अभी कुछ ही देर में खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक ऐलान भी करने जा रहे हैं और इस दौरान हमने देखा है कि परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद भी आए, उन्होंने खान साहब से भी मुलाकातें की, उनके वीडियो बयानात भी सामने हैं। अब यहाँ पर तासुर ये लिया जा रहा है कि अगर परवेज़ इलाही साहब सेम पेज पर हैं तो फिर वो इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रहे हैं, वीडियो बयानात भी जारी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर टाइम भी मांग रहे हैं। तो ये मामला है क्या? ये कन्फ्यूजन है, आप समझते हैं? मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये सब कुछ भी वो जमात कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि वो ये समझती है कि मुल्क के मफाद में क्या चीज़ है। हमारे लिए, हम आज से नहीं कह रहे, हम पिछले 6 माह से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन वाहिद हल है। इससे क्या IMF पैसे नहीं देगी जब तक उनको एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं नजर आए, जब तक एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट नहीं आएगी, बाकी ममालिक जो हैं वो भी इमदाद नहीं करेंगे। पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे सियासी इस्तेहकाम चाहिए। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम लाने का वाहिद तरीका जल्द से जल्द इलेक्शन है। अब इसकी संगीनी को, इस बुरहान की संगीनी को और उजागर करने के लिए और पीडीएम का असली चेहरा दिखाने के लिए हमने हर किस्म के इक़दामात कर लिए। हमने इलेक्शन में हरा के दिखा दिया। हमने ये साबित कर दिया कि सारी कौम हमारे बयानिए के साथ है कि जो हुकूमत उठाई गई थी इमरान खान की, वो एस्टेब्लिशमेंट ने हटाई थी, कॉन्स्पिरेसी के तहत हटाई थी और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर बैरून ममालिक शामिल थे, खास तौर पे अमेरिका। और इसका मरकजी किरदार इस साजिश का था वो पाकिस्तानी फौज के जनरल थे, जिन्हीं ने साथ देके इन सियासी जमातों को एक मुंतखब हुकूमत को हटाया। अब इस
मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नहीं हिल रहा, फैसले नहीं हो रहे। हमने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दिए, उन्हीं ने सारे इस्तीफे एक साथ नहीं एक्सेप्ट किए। 9 जो एक्सेप्ट किए वो क्यों किए उसकी आज तक कोई वजह नहीं मिली कि भाई यही 9 क्यों। तो अब हम अपनी जद्दोजहद को अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं कि हम पंजाब में पहले मेरे ख्याल से रिजाइन करेंगे और उसके बाद हम केपी से करेंगे। हतमी फैसला जो है वो मेरे लीडर के पास है। फिलहाल सिंध असेंबली और बलोचिस्तान से हमारा रिजाइन करने का इरादा नहीं है। ठीक है, तो यही मामला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कंवर दिलशाद साहब के सामने हम सवाल रखते हैं। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो जो एक तजवीज़ ये भी सामने आ रही थी कि शायद कंवर दिलशाद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, तो हम अखिलदास साहब के सामने एक सवाल रखेंगे। अखिलदास साहब, अब कुछ ही देर में खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक ऐलान करने जा रहे हैं। हमने देखा कि आपके वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने मुलाकातें भी की हैं आरिफ अलवी साहब से। तो अब क्या आपको क्या लग रहा है, उन मुलाकातों के बाद कोई बीच का रास्ता निकल आएगा या फिर खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने की हतमी जो तारीख है वो दे देंगे? नादिर साहब, बड़ी मेहरबानी। देखें, तारीख तो इमरान खान का ये वतीरा बन चुका है और उसकी जो आप गुज़श्ता कई महीनों से, जब से वो वज़ीर आज़म कुर्सी से हमने उसको निकाला है, वो तारीख के ऊपर तारीख देता है। उसने 25 मई को आया तो फिर बोला 6 दिन के बाद में आऊँगा, उसको 1 तारीख दी। फिर उन्होंने जब आखिरी लॉन्ग मार्च जो 26 तारीख को हुआ तो फिर उन्होंने एक नई तारीख दी। तो इमरान खान खुद तारीख में फंसा हुआ है और उनका मकसद एक ही है। देखिए, उनके जो ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि जो 4 साल में उन्होंने मुल्क की तबाही की है, और सबसे बड़ा उन्होंने कोई मुल्क की तरक्की की तो कोई ईंट नहीं रखी, मगर करप्शन जिस तरह उन्होंने की है, जिस तरह उनके स्कैंडल सामने आ रहे हैं, उनके घर तक पहुंच गए हैं। तो अब इमरान खान का मकसद और टारगेट एक ही है कि किसी तरह मुझे एनआरओ मिल जाए, मुझे केसेस से मेरे से ना बनाया जाए। मगर मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम लीग नून जो हमारी इत्तेहादी जमात हुकूमत है, तो हमने सियासी इंतकाम में कभी यकीन नहीं रखा है। मगर इदारे जब कोई भी इस मुल्क की लूट मार करते हैं या कोई इदारों का काम है वो उस पर काम करें। हम इमरान खान की तरह नहीं है कि हमने FIA को बुला के कहें कि इस पे केस बना दो, हम नेब के चेयरमैन की वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करके कहें कि इमरान खान पे ये केस बना दो। इमरान खान पे सारे केसेस जो है वो हकीकी है और सबूतों के साथ हैं। वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह उनका आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारा कुछ बचने से इमरान खान की चोरियां जो की है और हिसाब देने और रसीदें देने का जब वक्त आया है तो वो इस किस्म की तारीखों पे गुजारा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, हम जो आपने इसहाक़ डार साहब के हवाले से बात की, हम हुक्मरान हैं जो सारे सीधा और सीनियर पार्टियां बैठी हुई इक़्तिदार में, हम बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं। मगर किसी किस्म की ऐसी हम कमिटमेंट नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में ना हो, क्योंकि ये एहतसाब हमने नहीं कर, उन इदारों ने करना है और उसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इमरान खान का मकसद ये है कि मुझे किसी तरह एनआरओ दे दे, और ये सारी, इमरान खान अगर पॉपुलर है, अवाम की ताकत का उसको एतमाद होता तो वो इस किस्म की डिमांड करता कि मेरे मर्जी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया जाए, मेरे मर्जी के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी लगाया जाए। वो जिस लेकिन आज तो आपने ऐलान कर रखा है मुस्लिम लीग नून ने कि जो बुशरा साहिबा की ऑडियो आई है उसके बाद खान साहब और उनके खिलाफ आप मुकदमा भी दर्ज करवाने जा रहे हैं। देखिए, मैं यही कहता हूँ, अगर इस मुल्क का कोई भी शख्स इस मुल्क के खजाने का या अवाम के खजाने का कोई भी अगर 1 रुपए की भी करप्शन करता है, लूटमार करते हैं, ये वक्त के हुकूमत की उनके इदारों की बिल्कुल ये मेरिट पे होने चाहिए। हमारी ज़ाती ख्वाहिश नहीं है कि इमरान खान जेल में जाए, मगर जो सबूत नजर आ रहे हैं, जो चीजें केसेस नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि इमरान खान बहुत शिकंजे में फंस गए लिए वो अब बातचीत करना ठीक है। चाहते हैं। खिलदा साहब, कंवर दिलशाद साहब के सामने एक सवाल रखते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपने देखा कि अब आज खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक एक अहम ऐलान भी करेंगे। तो अब ये तजवीज़ सामने आ रही है कि पहले शायद वो पंजाब असम्बली तोड़ दें और बाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। तो इससे आप क्या समझते हैं कि टेक्निकली कोई खान साहब को फ़ायदा होगा?
जी कमर दिलशाद साहब, अगर आवाज आ रही है तो मैं ये आपसे पूछ रहा था आवाज कि तो आ रही है। पहले हाँ, ये मैं तजवीज़ जरा थी कि दोनों मैं असम्बलियां बिल्कुल तोड़ें आवाज खान आ साहब, रही है, लेकिन आ अब रही ये है, आ रही तजवीज़ आ रही है कि शायद पंजाब असम्बली वो पहले तोड़ें और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाद में। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इससे कोई टेक्निकली कोई फ़ायदा होगा? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? हेलो, जी जी ये सवाल आप किससे कर रहे हैं? मुझसे कर रहे हैं? जी जी कमर दिलशाद साहब आपसे। देखिए, पहली बात यह है कि ये कहना कि इमरान खान साहब को ये चाहिए कि सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा एक ही दिन को वो तहलील करने की सबरी जानी चाहिए। अब ये कहना कि जी पहले पंजाब असम्बली तहलील करे फिर बाद में खैबर पख्तूनख्वा करे, तो क्या पंजाब को कुर्बानी का बकरा बनाना है कि पहले पंजाब कुर्बानी दे इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा दे? तो इकट्ठे तो है अपने सबरी भेजने में इमरान खान साहब को क्या मसला पेश आ रहा है? सबसे बड़ी अहम बात यह पंजाब की गैरत का सवाल है ना। आप इकट्ठे आप इस्तीफा दें और इकट्ठे असेंबली डिसॉल्व करें, तो ये तो नहीं सोचते पहले पंजाब कुर्बानी दें और इसके बाद खैर पख्तूनख्वा साहब की बेहतर खुशामदीद करें। तो सर वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये इस पर क्यों गौर कर रहे हैं? तहरीर ना की पंजाब तो अपनी बगैरती मारा गया ना। नहीं सर कमर दिलशाद साहब, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये तजवीज़ क्यों सामने आ रही है? कोई तो बात होगी, कोई नहीं, तो... इमरान खान को अकल किसे दिखाइए? इमरान खान को ज्यादा कोई ज्यादा परवेज लाई साहब की गैरत कहाँ गई? परवेज लाई साहब की इकट्ठे इस्तीफा दें, इकट्ठे असेंबली तहलील करें, पंजाब की भी खैर पख्तूनख्वा की। तो परवेज लाई की गैरत कहाँ गई? परवेज लाई की इकट्ठे इस्तीफा क्यों देने में क्या हर्ज है? इकट्ठे दे दे। तो लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो दोनों असेंबलियां तहलील हो जाएं तो कमर दिलशाद साहब आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन पर... आप तो एक बात कर रहे हैं, जमहूरी असूल तरीका कर रहे हैं। ये इमरान खान का ये क्या मामला जी? पहले पंजाब दे इसके बाद खैर पख्तूनख्वा दे, इकट्ठे देने में क्या तकलीफ हो रही है इनको? इकट्ठे दे दें, असेंबली इकट्ठे डिसॉल्व हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जो है 90 दिन में इंतखाब करवा देगा। तो दोनों असेंबलियां तहलील होने से आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव होगा? बज़ाहिर किस बात का दबाव इमरान खान कर रहा है? बंगा किसको बेवकूफ बना रहा है इमरान खान? इकट्ठे इस्तीफा देने में इमरान खान को क्या तकलीफ है? परवेज लाई साहब को, परवेज लाई साहब ये नहीं कह सकते इस्तीफा जब एक ही दिन दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा, वो बैठा हुआ है ना पंजाब खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बैठा हुआ महमूद खान, तो इकट्ठे इस्तीफा इकट्ठी सबरी पेश कर दें। सर वो तो परवेज लाई साहब ने कहा है कि वो वजारत आला जो है वो खान साहब की अमानत है, जब वो असेंबली तहलील इमानत तो ठीक है परवेज लाई साहब ठीक फरमा रहे, इमानत तो है ठीक है, लेकिन ये तो परवेज लाई साहब को एहसास होना चाहिए कि 180 जो है वो तो अपोजिशन के हैं, 186 परवेज लाई के पास है, तो 6 आदमियों का फर्क ही है ना। तो 2 इमानत अपने घर ले जाए, अपने गुजरात में इमानत ले, ये क्या बात करता है? इमानत है, इमानत नहीं है ये। पूरे पंजाब की जमहूरी तरीका होता है, इमानत की बात क्योंकि उसका स्टेट है, ये मुगल एम्पायर है, ये मेरी इमानत है, ये मेरी उसकी। ये क्या बात करता है परवेज लाई कि मैं इमानत करता हूँ? क्या इमरान खान की पंजाब उसकी स्टेट है? इमरान खान की 12.5 करोड़ आवाम का पंजाब है। तो कमर दिलशाद साहब आपने एक नुक्ता जो है वो मर्दमशुमारी का भी उठाया है। नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना, ये बात करो हम भी तो एक पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें भी पता चलना चाहिए क्या बात हो रही है कि इमारत की क्या बात का जबानी करता है? क्या इमरान खान के पाकिस्तान जो ये पंजाब उसकी इमरान खान की स्टेट है? सर वो वजारत आला की बात कर रहे हैं। वजारत आला क्या बात होगी? परवेज लाई साहब को अकल नहीं है? परवेज लाई साहब क्या बात कर रहे हैं वो? ठीक है, कहते जी मेरे कायद ने कहा है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं तो इमानत कह रहा हूँ। इमानत किस बात की है भाई? अभी तो बड़े फैसले अभी होने हैं, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाना है, ये इमीडिएटली थोड़ा है भाई इमानत लेकर बैठा हुआ है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में यही फैसला, ये फैसला चैलेंज होगा आप समझते हैं असेंबली तहलील करने का? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं तो पता तो चले ना कि अवाम क्या सोच रही है। खुशामद तो मैंने नहीं कर रही ना। चले ठीक, कमर दिलशाद साहब आप हमारे साथ दोनों इकट्ठे आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन यहाँ पर कमर दिलशाद साहब आपने मर्दमशुमारी से मुतलिक भी एक नुक्ता उठाया है, तो आप समझते हैं कि ये भी एक मसला है और इसमें इंतखाबात की तरफ जाने में कोई ताखीर भी हो सकती है? कमर दिलशाद साहब आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, आप जल्दी फारग करें मुझे। जी कमर दिलशाद साहब आप समझते हैं कि ये जो मर्दमशुमारी का मामला है ये भी एक रुकावट बन सकती है इंतखाबात की तरफ जाने के लिए? मर्दमशुमारी का मसला जो है ना, ये जब इमरजेंसी हो जाए और इमरजेंसी में असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहेगा जो मैंने जून 2018 में जो मर्दमशुमारी के मुताबिक जो हमने हल्का बंदी अभी अक्टूबर 2022 में मुकम्मल की है,
उसकी बुनियाद पर इंतखाब करवा देगा, तो वो मरदम शुमारी बीच में हायल नहीं होगी। ठीक है कंवर दिलशाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने कंवर दिलशाह साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं कि पंजाब असम्बली पहले और पख्तूनख्वा असम्बली बाद में क्यों तोड़ी जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? जो बड़ी कॉमन सेंस स्ट्रेटजी है। देखिए, मुझे क्या जरूरत है कि मैं 2 सूबों में एक साथ कैंपेनिंग करूं? मैं पहले एक सूबे को जीतूंगा, फिर दूसरे को जीतूंगा। मेरे पास लिबर्टी है ना। तो जहां मेरा ज्यादा क्रिटिकल हिस्सा है, मैं उसको पहले करूं, चाहे मैं केपी को पहले करूं। ये मेरी मर्जी है, मेरी सियासी हिकमत है। मुझे जब खुद डेट सेट करनी है, तो मेरी लीडरशिप प्रोविंस बाय प्रोविंस क्यों ना करे। एक प्रोविंस का इंपैक्ट दूसरे पे आएगा। दूसरी, केयर टेकर सेटअप किस तरीके से बिहेव करेगी। हम तो मौका देना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाब हो, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सारे इलेक्शन एक साथ हों। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, सिंध हुकूमत नहीं रिजाइन करना चाहती, तो हम अपनी केपी की हुकूमत को भी रखेंगे इन द बार्गेनिंग चिप। वरना हम रिजाइन करके बैठे और सिंध हुकूमत नहीं रिजाइन करे तो भी कौमी इंतखाबात नहीं होते। तो इसलिए हमें सियासत करने दीजिए। कंवर दिलशाद साहब से आप वो सवालात पूछिए जो उनके ब्यूरोक्रेटिक है। जो हमें खौफ है वो ये है कि ये साजिश कर रही है पीडीएम की हुकूमत। ये जो आज सेंसस का मसला उठाया है, इनकी कोशिश है कि ये मार्च के अंदर डिजिटल सेंसस का नतीजा देंगे और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि 6 महीने बढ़ा दिए जाएं आगे कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो। हम इस ट्रैप में आने वाले नहीं। ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब, खेलदा साहब के सामने सर एक लास्ट सवाल रखते हैं। खेलदा साहब, अब नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और वो उनको ये खदशा है कि शायद ये सेंसस वाला जो इशू है, ये इसके तहत कोई आप आगे साजिश भी कर सकते हैं। देखिए, पहली बात जो इन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत हमारी मर्जी, जिस तरह इन्होंने लूटमार की है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, भाई आपका कुछ भी नहीं है। ये मुल्क के कौम का है। तोशा खाना में जो थी गिफ्ट वो भी कौम की थी। और ये जो आप पावर आज भी इंजॉय कर रहे हैं, जो पंजाब का पावर इंजॉय कर रहे हैं केपीके का, उनकी सूबों की जिंदगी आपने अजीरन की हुई है अवाम की। 12.5 करोड़ अवाम ने क्या पंजाब ने कसूर किया था इमरान खान के? पहले एक नायल खान, बुजदार खान उसको मुस्तलद किया। अब एक लूटमार के अपने घर में पंजाब के वसाइल इस्तेमाल कर रहा है और अब केपीके में जाके दोबारा वसाइल इस्तेमाल करेंगे। ये कहते हैं पंजाब में होंगे तो वहां लूट करेंगे। फिरदौस साहब, खेलदास साहब को सर जवाब पूरा करने दे। ये केपीके के वसाइल लूटना चाहते हैं, जिस तरह हेलीकॉप्टर इन्होंने इस्तेमाल किया है। इमरान खान कभी भी इख्तिदार नहीं छोड़ेगा। मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि ये आज से चिपटा रहेगा और पंजाब के वजीर आला की कुर्सी पे भी किसी जाके बैठेगा। ठीक है फिरदौस शमीम नकवी साहब, खेलदास कोहस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, खेलदास कोहस्तानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।